नमस्कार दोस्तों, लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लॉ स्टडी के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के 2015 में हुए एपीओ के एग्ज़ाम पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने सीआरपीसी से आए हुए कुछ क्वेश्चनों को लिया है और उनको डिटेल से डिस्कस किया है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक आपके साथी इसका लाभ उठा सकें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। अब बाकी धीमे धीमे मैं सभी जो प्रश्न हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास कि मुस्लिम माता पिता के बच्चे, पहला ऑप्शन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के हकदार नहीं है। यदि तलाकशुदा पत्नी के साथ रहते हैं तो सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के हकदार नहीं हैं। तीसरा है भरण पोषण के हकदार हैं और चौथा है दंड प्रक्रिया संहिता में से शासित नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ ये समझना है कि सीआरपीसी की जो धारा 125 है वो क्या कहती है। देखिए, सीआरपीसी की धारा 125 कहती है कि पत्नी, संतान और माता पिता के, देखिए इसको हम जरा अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। देखिए, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए जो आदेश है वो उसके विषय में यहाँ ये प्रावधान करती है धारा। ये धारा कहती है कि यदि पर्याप्त साधन वाला कोई व्यक्ति, सबसे पहले बात यहाँ आती है कोई व्यक्ति, पर्याप्त साधन वाला कोई व्यक्ति। यहाँ किसी हिंदू के बारे में बात नहीं की गई है, किसी मुस्लिम के बारे में बात नहीं कही है, कोई सिख या ईसाई, किसी धर्म के बारे में बात नहीं कही है। क्या कहा गया? केवल कोई व्यक्ति, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि पर्याप्त साधनों वाला है। पर्याप्त साधनों वाला, देखिए पर्याप्त साधनों से मतलब होता है कि ये नहीं कि उसके पास नौकरी ही हो या कोई रोजगार हो। पर्याप्त साधनों में उसके जो एक सक्षम व्यक्ति ऐसा जो कि कार्य कर सकता है, उसके दोनों हाथ पैर हैं, उसके पास आंखें हैं, कान हैं, नाक हैं, और वो ऐसी स्थिति में है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। तो न्यायालय इस चीज को देखेगा कि पर्याप्त साधन, इनको माना गया है कि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का जो, सबसे पहला अपनी पत्नी का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी, जो जिसकी पत्नी जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या पहली बात है कि जिसकी पत्नी भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपनी धर्मज या अधर्मज, धर्मज अर्थात अपनी पत्नी से जो उसको संतान हुई है वो, और अधर्मज जो कि उसकी पत्नी से नहीं हुई है वो, या अधर्मज अवयस्क संतान का चाहे, अधर्मज है, अधर्मज संतान है और वो अवयस्क है, चाहे वो उसकी धर्मज पत्नी यानी कि उसी शादीशुदा पत्नी से हो या उसकी किसी अन्य दूसरे तरीके से रखी जाने वाली महिला से जो उसको संतान पैदा हुई हो, जो अवयस्क हो। अवयस्क संतान का चाहे वो विवाहित हो, अवयस्क संतान चाहे वह विवाहित हो या न हो, विवाहित हो या न हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ऐसी संतान जो अवयस्क है, चाहे वो विवाहित है या नहीं है, परंतु वह अवयस्क है, धर्मज या अधर्मज संतान है और वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जो विवाहित पुत्री नहीं है, धर्मज या अधर्मज संतान का जो विवाहित पुत्री नहीं है तथा जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण, शारीरिक असमानता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है।
ऐसे कोई संतान है जिसको कोई विकलांगता है या जिसके कारण वह कार्य नहीं कर सकते हैं, के कारण वह भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपने पिता या माता का जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या ऐसे माता पिता जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो कि पर्याप्त साधन वाला है और इतनी स्थितियों में जो कि लोग, जहां मैंने इनको माता पिता भी बताए, पत्नी भी बताई, विवाहित पुत्र पुत्री भी बताए, जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, ऐसी स्थिति में वो 125 के अधीन एक पर्याप्त साधन वाले पुरुष से भरण पोषण पाने के हकदार हैं। तो भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो कि भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है, मतलब अर्थात भरण पोषण करने से इनकार करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी अपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर, तो मजिस्ट्रेट ऐसी अपेक्षा इनकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी को तथा ऐसी संतान को, माता को, पिता को तथा भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर, जिसके लिए मजिस्ट्रेट ठीक समझे, भत्ते का निर्धारण कर सकता है। तो यहाँ मैं समझ रहा हूँ आपको आसानी से और बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कोई पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति जो अपनी पत्नी का, अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का, जो विवाहित हो या अविवाहित हो, या पुत्री का जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, अपने माता पिता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, और न्यायालय को यदि समाधान हो जाता है कि वह ऐसा कर सकता है, तो वह ऐसी मासिक दर पर ऐसे भत्ते का निर्धारण कर सकता है और उसको देने का आदेश दे सकता है। तो चलिए हम अपने प्रश्न पर लौट करके आते हैं कि मुस्लिम माता पिता के बच्चे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के हकदार नहीं हैं। तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ आंसर गलत हो गया, क्योंकि 125 मुस्लिम माता पिता या किसी धर्म पर लागू नहीं होती, केवल व्यक्ति पर लागू होती है। और यहाँ जो व्यक्ति भारत में रहता है वो एक व्यक्ति माना जाएगा, न कि मुस्लिम या हिंदू माना जाएगा। तो सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के हकदार नहीं है। तो मुस्लिम माता पिता के बच्चे की कह रहा हकदार नहीं है, बल्कि हकदार हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन जो पहला ये गलत हो गया। यदि तलाकशुदा पत्नी के साथ रहते हैं तो सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के हकदार नहीं है, यह भी गलत हो गया। क्योंकि तलाकशुदा पत्नी के साथ है, तलाकशुदा पत्नी यदि तलाक ले लिया है तो वो भरण पोषण की हकदार है, तो भरण पोषण के हकदार नहीं है तो हैं। यहाँ भी ये भी गलत हो गया, भरण पोषण के हकदार हैं। हमारा जो उत्तर सी है ये सही है कि वे भरण पोषण के हकदार हैं। और दंड प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता में शासित नहीं है। तो देखिए दंड प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, धारा 125 पर्याप्त साधनों वाले किसी व्यक्ति के लिए इंगित करती है, न कि किसी धर्म के किसी व्यक्ति के लिए। तो हमारा जो उत्तर है वो इसमें होगा सी। देखिए धारा काफी बड़ी है, मैंने केवल यहाँ पर इसका जो मोस्ट पार्ट है वो यहाँ आपको समझाने के लिए ले लिया है। और देखिए इसमें कुछ ये टेक्निकल वो फॉन्ट की कमी थी जिसकी वजह से यहाँ ये पूरे अक्षर नहीं आ पाए हैं, तो इसे आप प्लीज अपने बुक में देख लें धारा को। और यहाँ के मैंने आपको समझाने के लिए बात यहाँ बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वारंट मामले का आशय अपराध से संबंधित। देखिए वारंट मामला, सबसे पहले बात यहाँ हम आते हैं। देखिए पूरा सीआरपीसी का ये जो प्रश्न है ये सब सीआरपीसी से लिए गए हैं। तो वारंट मामला, सम्मन मामला, अपराध, आरोप, ये सभी चीजें जो आप ये धारा जो 2 है, धारा 2 में दी हुई है। और धारा 2 में 2 का से प्रारंभ होते हैं और XYZ तक टोटल ABCDEFG लेकर के XYZ तक टोटल चलते हैं। तो देखिए वारंट मामले इसका आशय अपराध से, तो वारंट 2 चीजें होती हैं, एक होता है सम्मन और एक होता है वारंट। एक होता है सम्मन और एक होता है वारंट। यहां में वारंट मामले के बारे में पूछा गया है। तो वारंट मामले का अपराध आशय जो किस अपराध संबंधित तक, जो मृत्यु दंड से दंडनीय है। पहली बात कि जो मृत्यु दंड से दंडनीय है, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। ऐसे मामले जो कि मृत्यु दंड से दंडनीय है या 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, आजीवन कारावास से दंडनीय है, या 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा के अपराध से दंडनीय है, तो ऐसे मामले आपके वारंट मामले में आते हैं। अब यहाँ तीसरा जो ऑप्शन है कि 2 वर्ष से अनाधिक
अनाधिक का तात्पर्य होता है 2 वर्ष से कम। बहुत ध्यान से समझने की बात है। 2 वर्ष से अधिक और अनाधिक। तो 2 वर्ष से अनाधिक लिखा हुआ है, तो अनाधिक का है 2 वर्ष से कम। तो 2 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय। तो यहां ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला है ए और डी है, जो ए और बी दोनों। तो देखिए ए और बी दोनों हमारे पास ए ऑप्शन प्लस बी ऑप्शन दोनों यहां बनते हैं, जो कि मृत्युदंड से दंडनीय है और आजीवन कारावास से भी दंडनीय और 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास हो गए। तो आंसर हुआ हमारा इसमें डी। देखिए देखते हैं वारंट मामला। ये 2x में है और हिंदी में ये 2 भ है। वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो। तो न्यायालय ऐसे मामलों में वारंट जारी करता है जहां ऐसे अपराध जो कि 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय होते हैं, वहां न्यायालय अभियुक्त के लिए वारंट जारी करता है। और 2 वर्ष से कम की अवधि के जहां मामले होते हैं, वहां न्यायालय सम्मन जारी करता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि 2 वर्ष से कम की अवधि के मामले में भी न्यायालय को वारंट जारी करने का हकदार है, क्योंकि जहां अभियुक्त हाजिर नहीं होता है और कई बार सम्मन निकाल चुका है, तो न्यायालय वैसी स्थिति में वारंट जारी कर सकता है। न्यायालय को ये अधिकार है। और न्यायालय किसी वारंट मामले में सम्मन भी जारी कर सकता है। बिल्कुल प्रारंभ में न्यायालय सम्मन भेजेगा, सम्मन भी भेज सकता है। ये न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए पर एक बार चोरी और दूसरी बार घोर उपपत्ति का आरोप है। ए पर एक बार चोरी का आरोप है और दूसरी बार घोर उपपत्ति का आरोप है। तो उत्तर में दिया है कि ए पर चोरी करने और घोर उपपत्ति के अलग अलग के आरोप अलग अलग लगेंगे। ए पर चोरी करने और घोर उपपत्ति के आरोप एक साथ लगेंगे। ए पर चोरी और घोर उपपत्ति के लिए विचारण एक साथ होगा तथा ए पर चोरी और घोर उपपत्ति के आरोप एक साथ लगेंगे, परंतु उनका विचारण अलग अलग होगा। देखिए घोर उपपत्ति अलग है और चोरी अलग है। दोनों ही अपराध यहां अलग हैं। आपको बताना है कि आपके लिए ये कार्य है कि चोरी को किस सेक्शन में, आईपीसी के किस सेक्शन में चोरी को परिभाषित किया गया है और घोर उपपत्ति को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तो देखिए, तो यहां दोनों ही अपराध अलग अलग हैं। तो ए पर चोरी करने और घोर उपपत्ति के आरोप अलग अलग लगाए जाएंगे। दोनों, क्योंकि दोनों अपराध अलग हैं, इसीलिए जो आरोप है वे भी इस पर अलग अलग लगाए जाएंगे। तो उत्तर हो गया हमारा इसमें पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन स्थावर संपत्ति के बारे में के विवाद में कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस प्रश्न का निर्णय कर सकता है। देखिए सीआरपीसी की धारा 145 स्थावर संपत्ति के संबंध में है और भूमि और जल से संबंधित जो विवाद होते हैं ये हमेशा सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही इसकी सुनवाई करता है। कुछ सेक्शन इसमें ये सीआरपीसी के कुछ सेक्शन ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दिए हुए हैं। तो यहाँ इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस सेक्शन से लेकर के और किस सेक्शन तक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जो पावर है वो किन सेक्शनों में दी हुई है। खैर ये यहाँ समझने की बात नहीं है, हम यहाँ इस प्रश्न को देखते हैं पहले। तो देखिए स्थावर संपत्ति से संबंधित जो मामले हैं ये इसमें जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो यहाँ वास्तविक कब्जे कि वास्तविक रूप से कब्जा किसका है, मजिस्ट्रेट इस बात का निर्णय करता है। दोनों पार्टी, अगर मान लीजिए किसी मामले में किसी भूमि या जल से संबंधित कोई विवाद है और उसको लेकर के कोई एप्लीकेशन कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्यालय में लगाई जाती है, तो उस मजिस्ट्रेट का न्यायालय वहां दोनों पार्टियों को तारीख और दिन निश्चित करेगा और अपना अपना पक्ष रखने के लिए या तो स्वयं उपस्थित हो या अपने प्लीडर या अधिवक्ता के द्वारा जो प्रस्तुत होने के लिए आदेश देता है। और जब वो उसका समाधान हो जाता है, बाकायदा तारीख पर तारीख चलती हैं और एक ही तारीख में फैसला नहीं हो पाता,
1, 2 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख जो भी फैसला हो जाए उसके बाद में जो है जिसका वास्तविक कब्जा होता है वो उसको जो है दे दिया जाता है। यदि वो उससे संतुष्ट नहीं है एक पार्टी तो उसके बाद उसके जो है अपील और रिवीजन का मैटर आगे बढ़ता है। तो देखिए इसको हम देखते रहेंगे। जहां भूमि या जल से संबंधित विवाद से परे शांति भंग होना संभव है तो वहां पर जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तला पर, या तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट करता है पुलिस अधिकारी रिपोर्ट पर, या अन्य इत्तला पर, या अन्य किसी मामले से मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारता, मान लीजिए पर्टिकुलर वो किसी जिले का या किसी तहसील का या किसी परगना का मजिस्ट्रेट है और उसे यह समाधान हो जाता है जिसको कि उसकी स्थानीय अधिकारता के अंदर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबंधी ऐसा व्यवहार विद्यमान है जिससे परे शांति भंग होना संभव है। कोई ऐसा भूमि या जल से संबंधित कोई मामला ऐसा बन रहा है जिससे शांति भंग होना संभव है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए, तो अपने ऐसे समाधान के विषय में कि उसे ऐसा समाधान हुआ है और अपने ऐसा कथन करते हुए और उस विवाद से संबंध पक्षकारों को यह अपेक्षा, उस विवाद की दोनों पार्टियां जो हैं उन दोनों पार्टियों से यह अपेक्षा करते हुए वह लिखित आदेश जारी करेगा, लिखित आदेश देगा कि वह उस समय पर निर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या अपने प्लीडर के द्वारा, अपने अधिवक्ता के द्वारा, अपने वकील के द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जा के तथ्य के बारे में अपने अपने दावों को लिखित रूप में पेश करें। तो देखिए कोई भी पार्टी है जब कि सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा या एसडीएम के द्वारा, जिससे भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के ऐसा जो मैटर जो चल रहा है, तो वो ए पार्टी और दो पार्टी, मान लीजिए ये मजिस्ट्रेट साहब हैं और मजिस्ट्रेट साहब ने यहाँ कोई ये भूमि या जल से संबंधित कोई विवाद था, इस जमीन से संबंधित विवाद था, तो यहाँ ये दोनों पार्टियां ए और बी दोनों के लिए ये नोटिस जारी करेंगे और नोटिस में बाकायदा तारीख और समय का निर्धारण किया जाएगा और दोनों से कहा जाएगा कि आप उस भूमि या जल से संबंधित जो विवाद है उस विवाद से संबंधित दस्तावेज अपने अपने लेकर के मेरे कार्यालय में प्रस्तुत हों, और जिससे कि आप जो भी आप अपना दावा करते हैं उसके संबंध में अपने अपने दस्तावेज लेके आए, जिससे कि वे उस प्रश्न का निर्धारण कर सकें। तो वो वास्तविक कब्जे की बात आती है। वास्तविक कब्जा किसका है, उसे वास्तविक कब्जा दिलाएंगे। कब्जा और हक, वास्तविक कब्जा, हक और उपभोग सभी। तो यहाँ सही उत्तर है वास्तविक कब्जा, कि वास्तविक कब्जे की जो बात है वो यहाँ की गई है केवल। तो उत्तर है हमारा इसमें बी। देखिए यहाँ आप ये देख रहे हैं पर वास्तविक कब्जा, ये इसमें प्रस्तुत किया गया वास्तविक कब्जा। वास्तविक कब्जा किसके पास है, ये इसके उत्तर में आया है। ठीक है, वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में। यहाँ हक नहीं है, केवल कब्जा नहीं है। तो यहाँ देखिए लॉ में आपको ये बहुत अच्छी तरह समझदारी से और शब्द पर विशेष ध्यान देना है कि क्या शब्द पर आपका जो उत्तर है वो क्या बन रहा है। तो जैसा कि आप इसमें प्रश्न में देख रहे हैं कि प्रश्न में जो बना है कि यहाँ कब्जा और हक, वास्तविक कब्जा, हक और उपभोग सभी। तो देखिए एक नॉर्मल रूप से एक स्टूडेंट जो कि नहीं थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो वो उपभोग सभी को टिक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कि भाई हमें हक मिलेगा, हमारा उस पर कब्जा है। बल्कि जो सही उत्तर है वो वास्तविक कब्जा है। जैसा कि मैंने यहाँ आपको दिखाया कि वास्तविक कब्जे की बात की गई है। वास्तविक कब्जे के विषय में अपने अपने दस्तावेज जो है वो न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कार्य करने की सूचना मात्र है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कार्य करने की सूचना मात्र है। ये हमें ऑप्शन ए दिया हुआ है और ऑप्शन बी है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य है। देखिए सबसे पहले समझिए प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम FIR कहते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे हम FIR कहते हैं, ये CRPC के सेक्शन 154 में दी हुई है। CRPC की धारा 154 के अंतर्गत FIR दी हुई है। और FIR जो व्यक्ति करता है उसको जो
जो इत्तला थाने के किसी भाषा, देखिए सबसे मेन बात है कि थाने जाकर के एफआईआर की जाती है और न्यायालय में जाकर के परिवाद दायर किया जाता है। न्यायालय में एफआईआर नहीं की जाती है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि केवल न्यायालय में परिवाद दायर किया जाता है। न्यायालय में परिवाद दायर करने के बाद मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान लेता है, मजिस्ट्रेट थाने से रिपोर्ट मंगाता है और जब उसको समाधान हो जाता है तो वो थाने के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है। तो मजिस्ट्रेट केवल मजिस्ट्रेट के यहाँ परिवाद दायर किया जाएगा और थाने में एफआईआर हमेशा थाने में दर्ज की जाती है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कार्य करने की सूचना मात्र है। सबसे पहली बात यहाँ ये है, ये बिल्कुल ठीक है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कार्य करने की केवल मात्र सूचना है, बाकी कुछ भी नहीं है, केवल सूचना है। सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी। भारसाधक अधिकारी उस प्रथम सूचना रिपोर्ट को उसे हो सकता है कि वो एफआईआर लगती है तो उसे एफआईआर के आधार पर दर्ज करेगा और हो सकता है उसे वो एनसीआर लगती हो तो एनसीआर के आधार पर भी इसको दर्ज कर सकता है। नॉन कॉग्निजेंस रिपोर्ट तो एफआईआर भी हो सकती है, एनसीआर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो मैं प्रश्न दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कार्य करने की सूचना मात्र है और दूसरा है प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य है। देखिए अपने आप में साक्ष्य नहीं है, केवल ये एक सूचना है और एफआईआर जो है साक्ष्य नहीं होती है। तो हमारा जो इसमें उत्तर बनता है कि ए सही है किंतु बी गलत है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल एक सूचना होती है। तो यहाँ उत्तर है हमारा ए गलत है किंतु बी सही है, ये सभी गलत हैं। ए तथा बी दोनों सही हैं, ये सभी गलत है। केवल सूचना मात्र होती है और एफआईआर करने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति एफआईआर करता है, देखिए धारा 154 एफआईआर को बताती है। यह धारा संज्ञेय मामलों में, देखिए दो मामले होते हैं, एक होता है संज्ञेय मामला, एक होता है असंज्ञेय मामला। तो संज्ञेय मामलों में धारा 154 के तहत कार्रवाई की जाती है और असंज्ञेय मामलों में धारा 155 के तहत कार्रवाई की जाती है। आप सीआरपीसी की बुक में जरा देखें, मैं जब पढ़ा रहा हूं साथ साथ आप अपनी बुक में भी देखते चलें। तो ये धारा संज्ञेय मामलों में इत्तला से संबंधित होती है तथा इसके अनुसार रूप में दी गई हो, जो उसका एक सार है, सार रूप दी गई हो तथा उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी। जिस प्रकार से वो लिखी जा रही है उसको लेखबद्ध की जाएगी और इत्तला देने वाले को पढ़ करके सुनाई जाएगी। देखिए ये केवल मैं इसका सार बता रहा हूँ, यहाँ जो प्रॉपर जो परिभाषा दी हुई है वो मैंने इसमें नहीं ली है। पढ़कर सुनाई जाएगी। जो व्यक्ति एफआईआर थाने में जाएगा दर्ज कराने के लिए, उसे वो जो भी वो सूचना देगा उसे वो लेखबद्ध करेगा और लेखबद्ध करके उसे पढ़कर सुनाई जाएगी। और प्रत्येक ऐसी इत्तला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, या वो लिखित रूप में यहाँ से दी गई है या उसको बोलने के बाद लेखबद्ध किया गया। देखिए दोनों ही बातें अलग अलग हैं। या तो लेखबद्ध उसको बोल करके हमने बोला है और भारसाधक अधिकारी द्वारा उसको लेखबद्ध किया गया है, या हमारे द्वारा उसको लिखित रूप में दिया गया है। रूप में लेखबद्ध की गई हो तो उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे रहा है और उसके द्वारा ऐसी पुस्तक में जो उसे दे रहा है उसके द्वारा उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसका जो सार है उसे एफआईआर का सार लिखा जाएगा। मेन बात ध्यान से समझिए कि उसका सार लिखा जाएगा ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्रविष्ट किया जाएगा। देखिए आपको यहाँ एक प्रश्न में आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे आप बताएंगे कि इसका सार किस पुस्तक में लिखा जाता है। एफआईआर का जो सार है वो किस पुस्तक में लिखा जाता है, जिसके लिए यहाँ बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी निमित्त या विहित करे राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई पुस्तक जो कि वहां रखवाई जाती है थाने में, उस पुस्तक का क्या नाम है जिसमें कि एफआईआर का सार लिखा जाता है। आप में से काफी स्टूडेंट हैं जो बता सकते हैं और नहीं भी बता सकते तो आप इसका प्रयास कीजिए, पूछिए, किताबों में देखिए, उसके बाद आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इसका उत्तर जो हमारा बना वो आपका ए सही है किंतु बी गलत है, क्योंकि एफआईआर जो है केवल अपराध कार्य करने की सूचना मात्र होती है। एफआईआर 154 में है और एनसीआर 155 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए चोरी का अभियुक्त है तथा गिरफ्तारी के पश्चात 90 दिन रिमांड में रखा जाता है। दोष सिद्धि होने पर 1 वर्ष का कारावास दिया जाता है। क्या वह 90 दिन की मुजराई का दावा कर सकते? देखिए ऊंचाई नहीं, मुजराई है, मुजराई का दावा कर सकता है। क्या वो मुजराई का दावा कर सकता है? चलिए यहां से आप काट दीजिए कि 90 दिन
की मुजराई का दावा कर सकता है। देखिए यहां आप इसे हटा दीजिए और ये इतना है, ठीक है। कि क्या है तो 90 दिन की मुजराई का दावा कर सकते हैं। कि मुजराई होता है जो किस समय उसने उस अभियुक्त ने उसने जो अब रिमांड के समय या पहले जो जेल में बिता चुका है उस समय को उसके को हटा दिया जाएगा और उसके बाद में जो बाकी बची हुई सजा है वो उसे भोगनी पड़ेगी। तो इसका उत्तर है हाँ, कि वो 90 दिन की मुजराई का दावा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपचार दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधानित नहीं है? निर्देश, पुनर्वालोकन, पुनरीक्षण और अपील। अपीलें भी हैं, पुनरीक्षण भी है, निर्देश भी है, पुनर्वालोकन नहीं है। आप मुझे बताएंगे कि तीनों के सेक्शन कौन कौन से हैं। आप मुझे अपील का, पुनरीक्षण का और निर्देश का, तीनों के आप मुझे ये बताएंगे कि इन तीनों के सेक्शन कौन कौन से हैं। आपके लिए वर्क है, आंसर मैंने बता दिया, ये नहीं है, पुनर्वालोकन नहीं है, बी ऑप्शन है जो ये नहीं है, लेकिन बाकी तीन के सेक्शन आप मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अपराध से संबंध के अभियोजन के संबंध में है? देखिए विवाह के जो जितने विवाह के विरुद्ध जो अपराध हैं वो सभी 198 में, सेक्शन सीआरपीसी की धारा 198 विवाह के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताती है। और जो प्रवाद पर यहाँ जो वाद है वो दाखिल किए जाते हैं। तो उत्तर इसका 198 है। धारा काफी बड़ी है इसीलिए मैंने यहाँ इसको डिस्कशन करना ठीक नहीं समझा था। तो उत्तर इसका सेक्शन 198 है। आप स्वयं पढ़ के देखिए और बाकी यदि नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको अलग से इसको समझाऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से मिलती जुलती है? तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से जो मिलती जुलती धारा है ये आपकी 97 है। सेक्शन 97 जब किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, इसमें उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी के बाद जो उसकी तलाशी ली जाती है उससे संबंधित है। तो यह है सेक्शन 97 जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है उससे मिलती जुलती है। आपके लिए यहाँ प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, ये आपको मुझे बताना है। संविधान के किस आर्टिकल में आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट संस्वीकृति अभिलिखित कर सकता है। तो देखिए न्यायिक मजिस्ट्रेट जो संस्वीकृति अभिलिखित करता है वो अन्वेषण के दौरान करता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट जो संस्वीकृति अभिलिखित करता है वो अन्वेषण के दौरान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिभाग सौदाबाजी या सौदाबाजी अभिभाग प्रावधान किस पर लागू होता है? तो देखिए भारत के सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव डालने वाले अपराधों पर, स्त्रियों के विरुद्ध अपराधों पर यहाँ भी लागू नहीं होता, स्त्रियों के विरुद्ध अपराध पर, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के विरुद्ध पर अपराधों पर, और उपरोक्त में से कोई नहीं है। आंसर है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये जो सौदा अभिभाग है ये सबसे बाद में जोड़ा गया था और इसका जो चैप्टर है वो 21 का है और इसको 265 का में से जोड़ा गया है। 265 ए या क में सौदा अभिभाग को जोड़ा गया है और बाद में जोड़ा गया है अमेंडमेंट करके जो है। तो उसको जो उसका जो आंसर था वो था आपका चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप इसको पढ़ के देखिए सौदा अभिभाग को। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश निर्णय में हस्ताक्षर नहीं करता तथा तिथि अंकित नहीं करता तो वह असाध्य प्रक्रियात्मक अनियमितता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465(1) के अधीन साध्य प्रक्रियात्मक अनियमितता है, तात्विक अनियमितता है तथा अविधिकता है। तो देखिए जो सही उत्तर है इसका ये बी है कि वो 465(1) के अधीन प्रक्रियात्मक अनियमितता है। प्रक्रिया के अंदर कोई बात अधूरी रह जाती है तो इसको इसमें बताया गया है। थोड़ा इसको डिटेल देख लेते हैं।
देखिए निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती लोक या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। देखिए इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन यह है कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित कोई भी निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश विचारण के पूर्व या दौरान, निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश विचारण के पूर्व यानी विचारण करते समय, विचारण के पूर्व या दौरान या विचारण के दौरान संबंध वारंट उद्घोषणा, परिवाद है यहाँ, परिवाद संबंधी वारंट उद्घोषणा, आदेश, निर्णय या अन्य कार्यवाहियों में हुई या इस संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्यवाही में हुई किसी गलती, लोकप्रिय अनियमितता या अभियोजन के लिए मंजूरी में हुई किसी गलती या अनियमितता के कारण अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक न तो उल्टा जाएगा और न प्रवर्तित किया जाएगा जब तक कि न्यायालय की यह राय नहीं है कि उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। देखिए यदि हस्ताक्षर रह गया है या तिथि रह गई है तो उससे जो आदेश न्यायालय के द्वारा दिया गया है या रिवीजन किया था, रिवीजन में ऐसा कुछ किया गया है या ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है, तो इससे कोई ऐसी हानि नहीं हुई है जैसे जिसको कि माना जाए कि साहब ये गलती हस्ताक्षर के कारण या तिथि के कारण ऐसी कोई हानि हो सकती है। तो जब तक कि न्यायालय को यह समाधान न हो जाए कि इसकी वजह से कोई ऐसा नुकसान हुआ है, तब तक वो ऐसा आदेश जो है पलटा नहीं जाएगा। तो तिथि हस्ताक्षर नहीं है या तिथि नहीं है तो इसके कारण जो ऐसा कोई आदेश जो अविद्यमान नहीं हो सकता जब तक कि न्यायालय को यह समझ में ना आ जाए या न्यायालय की अपनी यह राय न हो जाए कि हाँ इसके कारण ऐसा वास्तविकता में कोई क्षति हो सकती थी। इसका जो सब क्लॉज 2 भी है कि यह अवधारित करने में कि क्या इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में किसी गलती, लोकप्रिय अनियमितता या अभियोजन के लिए मंजूरी में हुई किसी गलती या अनियमितता के कारण न्याय नहीं हो पाया है। न्यायालय इस बात को ध्यान में रखेगा कि क्या वह आपत्ति कार्यवाही के किसी पूर्वोत्तर प्रथम में उठाई जा सकती थी और उठाई जानी चाहिए थी। तो न्यायालय इस बात को ध्यान में रखेगा कि जो इस प्रकार के जो ऑब्जेक्शन है वो पूर्व में उठाया गया था या बाद में या उठाई जानी चाहिए थी या उठाई जा चुकी थी। तो इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि न्यायालय को यह आप केवल इस बात को समझिए कि न्यायालय जब तक न्यायालय को यह समाधान नहीं हो जाता है कि हाँ ऐसी इस तरह की मिस्टेक से जो आदेश है वो बदला जा सकता था या बदल सकता था, यदि इसमें हस्ताक्षर या तिथि होती तो उससे कोई प्रभाव पड़ सकता था, तो जब तक जो है ऐसा आदेश जो है पलटा नहीं जाएगा। तो जो आंसर था वो उसका था आपका बी। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और भी आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे बताएं, आप किस तरह से पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसा भी हो आप मुझे बता सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर चाहते हैं तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लेकर के आऊँगा, आप नोट्स टाइप में चाहते हैं तो मैं उसी प्रकार से लेकर आऊँगा, पर प्लीज़ आप मुझे बता जरूर दें। और देखिए आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो आपको पसंद आता है तो सब आप इसे लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं वह शीघ्रता से आपके पास पहुंच जाएं। और उसके पास मैंने इस बेल टैप के बटन को जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि वीडियो की शीघ्रता आपके पास सुनिश्चित हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।